नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रविवार को भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन कुमार यादव, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव में मृत 3 विद्यार्थियों की मौत पर शोक जताया है। राहुल ने कहा कि लोग असुरक्षित निर्माण, खराब शहरी नियोजन और संस्थानों की गैर जिम्मेदारी की कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही कहा कि बुनियादी ढांचे का यह पतन सिस्टम की विफलता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित राज्यों को बजट देने में दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, इसीलिए राज्य से बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2023 में भीषण बाढ़ का दंश झेलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार कई बार केंद्र से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुकी है, लेकिन वित्त मंत्री इसे बार बार खारिज कर देती है। महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत का विकास इसके विकसित राज्यों पर निर्भर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों को बजट देते समय दोहरा मानदंड अपनाया है। बाढ़ पीड़ित राज्य बिहार को 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, उत्तराखंड और सिक्किम को वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि ममता बनर्जी ने कल नीति आयोग के सामने जो ड्रामा किया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें राज्य के विकास के लिए बैठक में चर्चा करनी चाहिए थी। उनका राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी वे इससे बाहर आने के लिए बैठक में चर्चा नहीं कर सकते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों को जापान से भारत लाने की मांग उठने लगी है। नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 18 अगस्त तक जापान के रंकोजी से उनके अवशेषों को भारत लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नेताजी की मौत पर बयान भी देना चाहिए, ताकि उनके बारे में फैली अफवाहों पर लगाम लग सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कर्नाटक का हक कभी नहीं मारा। केंद्र सरकार को लेकर कर्नाटक सरकार काफी गलत जानकारी लोगों को दे रही है। हमने 10 साल में कर्नाटक के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार ने केवल 81,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। बंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक को केंद्र सरकार ने काफी बजट दिया है, लेकिन कर्नाटक सरकार लोगों को गलत जानकारी दे रही है। लोगों से कहा जाता है कि कर्नाटक का हक मारा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है। मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जो कर रही है उससे किसी का भला नहीं हो रहा है, ना तो केंद्र सरकार का और ना ही कर्नाटक के लोगों का। ब्रिटेन के हालिया आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है। इसके साथ ही अब कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी की और नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ शुरू हो गई है। इस दौड़ में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में अब पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से नया नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए 2 चरणों में मतदान होना है।
मतदान के परिणाम 2 नवंबर को सामने आएंगे। तब तक पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस पद पर बने रहेंगे। भारतीय मूल की नेता प्रीति पटेल इस दौड़ में शामिल होने वाली पहली महिला उम्मीदवार है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए पटेल ने पार्टी को एकजुट करने और कंजर्वेटिव पार्टी को एक बार फिर से अपने नेतृत्व में चुनाव जीतने वाली मशीन में बदलने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस अमेरिका में अपराध, अराजकता, तबाही और मौत लेकर आएंगी। 59 वर्षीय उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की नई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 वर्षीय ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। ट्रंप ने शनिवार को मिनेसोटा में अपने साथी सीनेटर जेडी वेंस के साथ एक रैली में अपनी नई मुख्य प्रतिद्वंदी हैरिस को राष्ट्रपति बाइडेन से भी बदतर बताया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। जयशंकर के रविवार को जापान पहुंचने पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने उनका स्वागत किया। जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज दिखाई दे रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन विदेश मंत्री ने जापान के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं, काफी तनाव है और ध्रुवीकरण हो रहा है और खून खराबा हो रहा है, ऐसे में ये बेहद अहम है कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं हो सकती और ये युग भी युद्ध का नहीं है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रभावी है जितना 80 साल पहले था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नव 24 न्यूज के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।